नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी कसब का अगला अध्याय, पृष्ठ संख्या 145 के आगे से। विह्वल सा विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या प्यार इसी को कहते हैं। सिनेमाई गीतकार ने नायिका से चिरौरी भरे स्वर में पूछवाया है यह प्रश्न। इतना तो बता दो कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। इसी के अंतर्गत क्या कुछ आता है, इसकी विस्तृत सूची भी संलग्न की है नायिका ने। और अब मैं सहृदय पाठकों से अनुमति चाहूंगा कि यही प्रश्न बेबी की ओर से इसी रूप में दोहराऊं, सूची अलबत्ता नई संलग्न करके। यही मुझे सिनेमाई गीतों का इतना अधिक सहारा लेने के लिए नायक नायिका की ओर से, अपनी ओर से, विज्ञ पाठकों से क्षमा याचना करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे विश्वास है कि वे लाचारी समझेंगे और उनकी सहानुभूति मुझे और इस कथा के युवा पात्रों को समान रूप से प्राप्त हो सकेगी। प्रेमोपयोगी काव्य का हिंदी साहित्य में शोचनीय दारिद्र्य है। संस्कृत काव्य, रीतिकालीन भक्तिकालीन काव्य और उर्दू शेरो शायरी का सहारा वे ले सकते थे, किंतु एक तो वे इनसे सुपरिचित नहीं हैं, दूसरे इनसे नितांत सामंती सा रंग मिलता है प्यार को, जो लोकतंत्र में अभिष्ट नहीं। अस्तु सिनेमा गीतों का ही संबल है। हिंदी कवि क्यों प्रेमोपयोगी काव्य नहीं लिख सके। कतिपय रसाभिषिक्त कवियों के ऐतत्स संबंधी सत्य प्रयासों के बावजूद क्यों नहीं हिंदी भाषी प्रेमियों के मध्य इस पार प्रिय तुम हो मधु है, अथवा इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, अथवा पीले फूल कनेर के गा गा कर प्रेम करने का चलन हो सका। यह स्वतंत्र चिंतन का विषय है जिस पर फिर कभी विचार हो सकता है। संप्रति विचारणी है नायिका की है चिरोरी। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। नायिका द्वारा प्रस्तुत नई सूची में भी पहला इंद्राज वही पुरानी सूची वाला है। वह पास रहें या दूर रहें, नजरों में समाये रहते हैं, और समाये भी एक विचित्र विशिष्ट भंगिमा में, गिरते गिरते से अपने कद्दावर लाटेपन के साथ। कभी जब मैं बैठी होती हूँ ना, वो जो हवा घर जैसा नहीं है हमारे घर के पीछे, उसमें, तब सामने दिखते हैं हरियाहर हुल्लार, और मुझे लगता है कि एक पहाड़ जैसा है जिसकी चोटी पर वह खड़ा है। उसने मुझे उठा रखा है ऐसे, वो मुझे घुमा रहा है ऐसे, वो गिर रहा है, गिर ही जाने वाला हुआ वो लाटा हमेशा। मैं भी गिर रही, हम दो के दो लुढ़क रहे, फिर बस लुढ़क रहे लुढ़क रहे लुढ़क रहे। खत्मे नहीं हो रहा वह हुल्लार, गलीचे सा हुल्लार, चिकना, गुदगुदा, हरियाहर। डर जैसा भी लग रहा, मजा जैसा भी आ रहा मुझे। खत्मे नहीं हो रहा वह हुल्लार। मैं कह रही, हे भगवान, कहाँ जो होता होगा ये खत्म, कैसा जो होता होगा वह पाताल लोक जहां यह खत्म होता होगा। और क्या तब तक रुकेगा नहीं यह झूला जैसा, जो मुझे मेरी ही नौटी, नौटी मतलब नाभि, जो मुझे मेरी ही नौटी से कपाल तक झुला दे रहा। कहा, झस 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 झस, झस 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 मतलब कलेजा मुंह को आना। इसके बाद हमारी नायिका की सूची में ऐसा कुछ भी नहीं जो सिने गीतकार द्वारा प्रस्तुत सूची में भी हो। ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि इतनी सी बात मोहब्बत की और सो भी कहीं नहीं जाती। कुछ वह शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं से हमारी नायिका को सैद्धांतिक और स्वाभाविक आपत्ति है। मोहब्बत की बात इतनी सी कैसे हो सकती है बल। इतनी सी होती तो क्या इतना कौतिक कर रखते दादा बोजू लोग। बोल मत, चिट्ठी मत लिख, बात मत कर उसकी। यह झनझन का जंजाल किसी इतनी सी बात के लिए है। अगर वह मुझसे मोहब्बत करता है, अगर प्यार इसी को कहते हैं जो मुझे हो रहा है, जरूर ये कोई बड़ी सी बुरी सी बात होगी। मेरे बाबू तो देवता हुए देवता, उनको तक हिरदिराहट हो रहा। हिरदिराहट मतलब घबराहट। मुझसे आंख क्यों नहीं मिला पा रहे मेरे बाबू, और कहीं नहीं जाती, शर्माए रहते हैं। ये क्या मजाक ठहरा।
वह लाटा तक कह गया उस दिन से सूड़ के झाड़ पर गिरने से पहले। वह शर्म्याऊं तक नहीं शर्माया जिलेम्बू जिलेम्बू कहने में। मुझे तुम एक बार बता दो कि प्यार इसी को कहते हैं, फिर देखो बेबी टाउन हॉल में खड़ी होकर कह आती कि नहीं। आइए सूची के दूसरे इंद्राज का विचार करें। वह यह है कि नायक ने विवाह के जो ढेर सारे छाया चित्र कैबिनेट और पोस्टकार्ड साइज में एनलार्ज करा के भेजे हैं, जिन्हें बाकी सारे लोग एक बार देख लेने के बाद उपेक्षित किए हुए हैं, नायिका द्वारा बारंबार बिस्तर अथवा मेज पर फैलाकर देखे जाते रहे हैं। इस पर लोगों ने आपत्ति करनी चाहिए, लेकिन आपत्ति का आधार इन चित्रों में ढूंढ नहीं पाते वे। डीडी के खींचे हुए चित्रों में डीडी कहाँ, इसलिए कुछ परोक्ष विधि से आपत्ति करते हैं। अब क्या इन्हें ही देखते रहना ठहरा दिनमान? दिनमान मतलब सारा दिन। मैत्री, तेरा होमवर्क हो गया बच्ची? चेली, बार बार देखने से गंदे हो जाएंगे। चेली मतलब बेटी। चेली, बार बार देखने से गंदे हो जाएंगे। फिर भी देखती जाती है वह, यद्यपि देखने को इसमें स्वयं उसकी अपनी ही छवि है अधिकतर। वह अपने को देखती है जिस तरह नायक ने उसे देखा होगा, मात्र इन चित्रों में ही नहीं। अब जब भी अपना बिंब उसके समक्ष होता है, किसी दर्पण में या किसी खिड़की के शीशे में, तो वह अपने को उन्हीं आंखों से देखती है जिन आंखों से नायक ने उसे देखा था। यहां तक कि दर्पण देखते हुए वह अपनी मुद्रा, अपनी भंगिमा वैसी वैसी ही बनाती है जैसी जैसी उन ढेर सारे चित्रों में है। नितांत प्रीतिकर रूप से अपरिचित, अपरिचित रूप से प्रीतिकर लगती है बेबी तब बेबी को। और कभी क्या होता है ना, सुनकर तू हंसेगी, हंसती तो मैं भी हूं, जब मैं आईने के सामने खड़ी इस तरह देखती हूं अपने को। एक जाने कैसा सा और ही सा ख्याल आ जाता है मन में, जैसे मेरी आंखें उसकी आंखें हो रही। वैसे मेरा और भी सब उसी का सा, उसका ही नहीं हो सकता क्या? हाँ हाँ, वह भी। बीच में बोल मत बदतमीज। सब उसी का सा, उसका ही नहीं हो सकता क्या? क्या मैं इस चेली को जो दिख रही है आईने में वैसी ही चाह सकती हूं जैसे कि वह लाटा इसे चाहता है? लेकिन क्या होता है ना, जब मैं हाथ बढ़ाती हूं कि इसका हाथ पकड़कर जिलेम्बू कह दूं, तो मेरे हाथ कुछ नहीं आता। इसी करके मैं पहले तन के खड़ी हो जाती हूं और फिर थोड़ा सा झुकाकर न गर्दन और कमर को ऐसे जैसे वह झुक रहा था लाटा, देखती हूं कि यह चेली भी ठीक वैसे ही झुकती है मेरे सामने। देह के अतिक्रमण की है इच्छा, लिंग के परिवर्तन की यह लिप्सा प्यार के लक्षण के रूप में सुधीजनों के समक्ष विचारणीय रहे। तीसरा इंद्राज किंचित संकोच के साथ, क्योंकि मेरे अनेकानेक पाठक ऐसे हो सकते हैं जो कामसूत्र बिसरा बैठे हों और जॉनसन एंड मास्टर्स अभी हृदयंगम न कर पाए हों। जो हो, मोक्ष से इधर जो भी है सो अर्थ, कर्म और धर्म का होता आया है। ऐसा जानते हुए मैं यह भी लिखे देता हूं। तू तो जानती है मुझे अच्छे नहीं लगते ये दुद्दू, ये बुबुआ, लफड़ लफड़ फदड़ फदड़। इनकी वजह से मुझे बैडमिंटन खेलते हुए हाफ पैंट टी शर्ट पहनने की मनाही हुई ठहरी। क्या आप चोप जैसे दिखते हैं, कहने वाली हुई बबली दी। अच्छा नहीं लगता, मैच हो कुछ हो। मैं दौड़ में कैसी आने वाली हुई फर्स्ट, वह सब भी इनकी वजह से खत्म हुआ ठहरा। तो मुझे तो ये भले लगते नहीं, लेकिन क्या हुआ ना, जब वह उस दिन मुझे कुतकुताली दे चुका, तब उसका अंगूठा मेरे इस बुबुआ पर रखा रह गया। अब जब मैं नहाती हूं, रोज वही बात याद आ जाती है। मैं भी वैसे ही एक अंगूठा रख देती हूं उस पर। सच बात बताने में बदतमीजी क्या ठहरी। देखो, फिर ना वह बुबुआ मुझे ऐसे देखता है मुंह उठाकर जैसे हमारा वह जो छोटा सा भोटिया कुत्ता नहीं था, वह देखा करता था। जैसे मुझे उस कुत्ते की नाक पर आता था ना लाड़ और गुस्सा, वैसे इस पर आता है। मैं आड़ा हाथ उठाकर कहती हूँ, बुबुआ बदमाश, मैं तेरी पिट्टी पिट्टी कर दूंगी। मैं तुझे मार कर धर दूंगी। हाँ, पीट भी देती हूँ।
कुचाग्र का पालतू कुत्ते के नासिकाग्र के सम हो उठना किस मनस्थिति विशेष का द्योतक है, इसका विचार हमें करना है। चौथे इंद्रराज का संबंध नायक के प्रकाशित साहित्य से है। डीडी रचित ये तीनों पुस्तकें साहित्य अनुरागी जैबुल मामा अपनी भांजी दया को विवाह से पहले लौटा गए थे। आश्चर्य की दया इन्हें ले नहीं गई। यही नहीं, जब बेबी ने उसे इस विषय में सूचित किया तब उसने लिख दिया कि उन्हें वहीं रहने दें, मुझे जरूरत नहीं है। अब ये नायिका के कब्जे में है। शास्त्री जी इन्हें पढ़ चुके हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं कि पुत्री से कहें मत पढ़, बल्कि वह आश्वस्त हैं कि इधर पढ़ी लिखी बन सकने की जो कोशिश पुत्री ने आरंभ की है, उसके बावजूद वह इन किताबों को समझ नहीं सकती। यह शास्त्री जी का भ्रम है। वे समझते हैं कि किताबें इस तरह समझनी होती हैं कि अनंतर परीक्षक के समक्ष प्रमाणित किया जा सके कि हम इन्हें वैसा ही समझ गए हैं जैसा कि आप और आपके परीक्षक समझे थे। वह उस स्थिति से अनभिज्ञ है जिसमें पढ़ने वाला उतना समझ लेता है जितना उसे समझना होता है। बेबी ने समझ लिया है। एकांकियों में दो ही उसने समझे। पहले में एक नाटक का रिहर्सल चलता रहता है और खूब गड़बड़ होती है। इसके संवाद यूं भी बहुत हंसाने वाले हैं और नायिका को कुछ और आनंद यह समझकर आता है कि इस एकांकी लीला में बौड़म नाटककार और कोई नहीं, डीडी है। दूसरे में एक गरीब गांव में मेले त्योहार का अंकन है। अति भावुकता से ग्रस्त है यह एकांकी और नायिका को रोना धोना भाता नहीं, किंतु वह समझ सकती है कि इसमें नायक ने गंगोली हाट का चित्रण किया है जहां उसकी निपोती बुआ बचूली ने उसका आरंभिक लालन पालन किया। नाटक की बुढ़िया तो निश्चय ही बचूली है। एक बड़ी सी थाल में बुढ़िया द्वारा परोस कर दिया गया 5 खड़ी साबुत दालों की दाल और भात का पर्व भोज भिन भिनाती मक्खियों के साथ खाने बैठे। बहती नाकें अपनी बाहों पर बार बार पहुंचते इन 5 बच्चों में से कोई एक निश्चय ही बालक डीडी है। कौन सा? कदाचित वह जो अधिक नहीं बोलता, बस बीच बीच में आपत्ति करता है कि इसमें मक्खी गिरी हुई है, और बुढ़िया कहती है खा ले उड़द का दाना होगा। बच्चा उस उड़द के दाने को दबाकर दिखाता है कि मक्खी है और बुढ़िया आकर उससे ले लेती है, प्रकाश में देखती है, फेंक देती है यह कहकर अरे खा ले, जला हुआ जीरा था भाऊ। डीडी के अन्य एकांकियों में से एक छात्रों की हड़ताल के बारे में है। एक में कॉफी हाउस में बहस ही चलती रहती है। एक में अधेड़ पति पत्नी एक दूसरे का दिमाग खाते रहते हैं। एक में मध्यवर्गीय परिवार के लड़ाई झगड़े लोकमंच की शैली में किसी पौराणिक लीला की तरह प्रस्तुत किए गए हैं, और एक में शिव पार्वती का पौराणिक कथानक मध्यवर्गीय बाने में मंच पर उतार दिया गया है। इन तमाम एकांकियों में नायिका के समझने योग्य कुछ भी नहीं है, इसके अतिरिक्त कि डीडी बहुत होशियार है। डीडी की कविताएं भी नायिका को इसी स्तर पर छूती हैं कि देखो बाबा हो, कितने सारे पन्ने रंग रखे हैं उस लाटे ने, और कैसी हाई तबाही मचा रखी। जला दूंगा, उजाड़ दूंगा, आ गया हूं, छा गया हूं। ओ बाबा, डीडी जलाएगा, उजाड़ेगा, आएगा, छाएगा, बदल डालेगा दुनिया। डीडी, तब तो बेर जल्दी ही बदलेगी दुनिया। और यह तुम मेरे लिए लगा रखी क्या? तुम हंसी जब मैंने दुखड़ा सुनाया, मेरा दर्द तुमने टुच्चा ही पाया। टुच्ची है मेरी सच्चाई, स्वीकारता हूं। सावधान, इस सच्चाई का एक घूसा तान अब मारता हूं तुम्हारी सर्वज्ञ मुस्कान पर। मारेगा तो मैं नहीं मारूंगी, देखो। दो ही कविताएं नायिका को पठनीय प्रतीत होती हैं। पहली जिसकी टेक है, यह नाम तेरा छोटा सा। बेबी भी तो छोटा सा ही नाम हुआ, किंतु यहां एक अन्य ही नन्ही मुन्नी संज्ञा संबोधित है, क्रांति। कवि का हताश मन अपने एकाकीपन के साथ दोहराता है। जब कभी जहां कहीं घबराता है, यह नाम उसका छोटा सा, और पाता है कि अनगिन एकांकी कंठों से यही नाम फूट रहा है, वोल्गा से गंगा तक। नहीं, यह बेबी के बारे में नहीं। दूसरी कविता में 4 पंक्तियां उसे पसंद आती हैं।
फूल को मैं देखता हूँ, फूल मुझको देखता है। फूल का मैं देवता हूँ, फूल मेरा देवता है। मैं उसकी देवी हुई क्या, उस मरे देविया की। अब ऐसा करूंगी, उससे कहूंगी कोई भला भला सा गीत लिख जिसे मैं गा सकूं। जैसे मन मोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला। नायिका का मन डीडी की कहानियों में रमा है, इसलिए कि इनमें पहाड़ी जीवन के चित्र हैं और यह पहचान सकना सरल है कि डीडी किस चरित्र के रूप में स्वयं प्रस्तुत हुआ है या किस चरित्र से उसे सहानुभूति है। ज्यादातर कहानियां तो हैं ही उत्तम पुरुष में, और कहानियों का मैं 16 आने डीडी है। फोटो विचित्र सी लंबी कहानी है, जिसमें आरंभ में एक विभत्स फोटोग्राफ का वर्णन है। दो व्यक्ति एक मरे हुए अधेड़ व्यक्ति की लाश इस तरह उठाए हुए हैं कि उसके चेहरे का फोटो आ सके। मरे हुए व्यक्ति की कहानी के बहाने लेखक ने निर्धन पंडितों के एक वंश की दुख गाथा प्रस्तुत की है। नायिका अनुमान कर सकती है कि यह डीडी के ही पूर्वजों की कहानी है। एक कहानी है प्यारी सी, काले कौवा। बच्चों के कुमाऊनी त्योहार का वर्णन है इसमें। यह त्योहार नायिका को भी पसंद है। इसमें बच्चों को विभिन्न चीजों के रूपाकार में बने व्यंजनों की मालाएं पहनाई जाती हैं, और बच्चे इन व्यंजनों के टुकड़े कौवों को फेंक कर तुकबंदियों में अपनी फरमाइश पेश करते हैं। ले कौवा फुलो, बैणी कह दे, भलो भल धुलो। मतलब, ले कौवा फूल, बहना को दे अच्छा अच्छा दूल्हा। डीडी ने इस त्योहार के बहाने निम्न मध्यवर्गीय परिवार की क्षुद्र किंतु अतृप्त इच्छाओं का हृदय द्रावक वर्णन किया है। नायिका जितना ही पढ़ती जाती है डीडी की इन कहानियों को, जिनमें उसके दैन्य का वर्णन है, जितना ही वह देखती है उसे वहां मंदिर के पास पड़ी मिली बिलेती टोपी पहनते और इस टोपी के लिए अपने मूड फूफा से लंबा संघर्ष करते और अंत में एक फौजी सिपाही को उसे लौटाने के लिए बाध्य होते और मण फूफा के साथ टोपी के लिए शोक मनाते, जितना ही वह देखती है उसे घटवार के पास थके हारे बैठे गाड़ का सुसाट सुनते और अपनी अनदेखी माँ के बारे में सोचते, जितना ही वह देखती है उसे एक बुढ़िया के पोपले मुंह से अपने घर का जोगी पिता की यश गाथा सुनते, जितना ही देखती है वह उसे धीरों का फटा ढीला ढाला हाफ पैंट अपनी पतली कमर पर रस्सी से कसते हुए, जितना ही वह देखती है उसे नया टी सेट धोते और भयाक्रांत होते कि यह मुझसे टूट जाएगा और चाची निकलवा देंगी घर से, उतना ही नायक शिवो का नहीं, शाबाशी का पात्र मालूम होता है उसे। तू देखना एक दिन यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और तू देखना इसके गले में ना एक माला होगी। दुनिया की जितनी भी चीजें ठहरी आटे की बनाकर माला में गूंथ रखी होंगी, और ना ये हमारा लाटा इतना बड़ा आदमी हो जाएगा कि इसके मुंह से बात निकली नहीं कि कौवा जो आ गया महाराज कहकर दौड़ जाएगा। दुनिया की सभी चीजों में एक जिलेबी भी तो ठहरी। जिलेबी हुई और उसने देकर बेबी मांगी तो, ले कौवा जिलेबी मकई दे बेबी, मैं क्या करूंगी तब। इधर कौवे की काव काव, उधर दद्दा बोजू की कड़कड़। मैं भी हूं री इसकी कहानियों में। जितनी लड़कियां इसने दिखा रखी सब मैं हूं। कैसे उतार दिया इनमें मुझे। इसकी वह जो कहानी है ना, कसब, उसकी लड़की तो ठीक मेरी जैसी लग रही। तब तो उसने मुझे देखा ही नहीं ठहरा। कहानी में यह लाटा पैदल बगड़गांव जा रहा होता है, पहली बार पुरखों का घर देखने। बाट नहीं जानता, इसीलिए सोचता किसी से पूछ लूं। एक लड़की दिखती है ऐसे, पेड़ से पीठ टिकाए खड़ी ठहरी, दोनों हथेलियां आपस में फंसाकर सिर के पीछे लगाई ठहरी, एक टांग घुटनों पर मोड़ रखी ठहरी। इस लाटे ने पूछा, बगड़गांव का रास्ता कौन सा है। उसने कहा, कसब। फिर लाटे ने पूछा, यहां कहीं पानी मिलेगा। उसने कहा, कसब। फिर लाटे ने पूछा, पास में कोई गांव है। चाय की दुकान है। लड़की ने कहा, कसब कसब। जो पूछो कसब जवाब देने वाली हुई और हंसने वाली हुई। हाथ पीछे रखने से उसके वो चौप जैसे अलग निकले ठहरे।
बाद में तो पता नहीं क्या है वह कहानी। लाटे का टूटा पुश्तैनी मकान, लोगों का उससे पूछना तू कौन है, उसका खुद से पूछना मैं कौन हूं। पता नहीं क्या अंट शंट। लेकिन वह लड़की मजेदार है ना? ठीक मेरी जैसी शैतान लड़की, उसे सूझ कैसे गई कहाँ? किसी के साहित्य में से मात्र अपने काम की बात समझना, किसी के साहित्य में लेखक को ही नहीं स्वयं को भी प्रतिष्ठित करना, यह प्रेम का लक्षण है कि नहीं? इस प्रश्न का विचार किया जाए। पांचवा इंद्राज संक्षिप्त है। शास्त्री जी के मकान के पुराने हिस्से में तिमंजिले पर जो बहुत ही कम ऊंचाई वाली पान है, उसमें पुरानी चीजें ठूसी पड़ी हैं। वहां एक पिटार में शास्त्री जी की माँ का शादी का जोड़ा रखा है, जिसमें से सोने चांदी की या उनके काम वाली तमाम चीजें उतार ली गई हैं। वहीं किसी पुरानी सिंगार मेज का दर्पण भी पड़ा है। नायिका कभी कभी इस पान में सिर झुकाकर घुस जाती है और छत की दुंदारों से बचती बचाती पिटार खोलकर वह जोड़ा निकाल लेती है। आईने के सामने आ खड़ी होती है और किसी तरह अपनी इच्छा पर अंकुश लगाती है कि जोड़ा पहनकर देखे। समझौते में वह उसे बिना पहने अपने पर नाप कर देखती है। अभी थोड़ा बड़ा है। विचारणीय प्रश्न। क्या दादी का जोड़ा आजमा देखना प्रेम हो जाने का प्रमाण है? छठा इंद्राज। नायिका बहुधा वे तुकबंदियां जोर जोर से गाने लगी हैं जो बच्चों को सुनाई जाती हैं। उरकुच्ची मुरकुच्ची दाम धरो कुच्ची, लैया लैची पीतल कैंची, ओढ़े की चेलिया कसी कसी भय छन, वृंदावन में गेंद खेलन छन, ओढ़ मोड़ दैणी हाथी दैणी खुट्टी, ठुसुकी ठुसुकी निमोरी ना मोरी लिया। मतलब उर चाची मुर चाभी दाम रखो चाभी, मुरमुरे इलायची पीतल कैंची, लुहार की लड़कियां कैसी कैसी हुई, वृंदावन में गेंद खेलती भई, ओढ़ मोड़ दाया हाथ दाया पैर, ठूस ठास मोड़ मारला, चू मुस्सी चू ताल गाड़ा ग्यूं, माल गाड़ा जौ पाको, चढ़ी को पुछौड़ पाको, चढ़ी डवाला ल्यो लागो, चढ़ी भुर भा, चू चुईया चू निचले खेत गेहूं, ऊपरले खेत जौ पके, चिड़िया की पूंछ पकी, चिड़िया ससुरी के खून लगा, चिड़िया फुर्रफा। नायिका द्वारा इस प्रकार शिशु गीतों का गाया जाना आगामी कल्पित वात्सल्य का गदगद पूर्वाभास है कि वह खोए हुए बचपन का गलदश्रु स्मृत्याभास, और दोनों ही स्थितियों में इसका प्रेम में होने अथवा ना होने से क्या और कितना संबंध है, इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार अपेक्षित है। ध्यातव्य। शास्त्री जी को चिड़ी भुर्र भां इस पद की प्रतीकात्मकता चिंतित करती रही है। लोकमानस में चिड़िया रूपसी अथवा सौभाग्यकांक्षणी कन्या के अर्थ में सुप्रतिष्ठित है। सातवां इंद्राज। नायिका इधर सर्वथा यूं ही शैली में तमाम तरह के ऊट पटांग काम करने लगती है। यथा पत्र पत्रिकाओं में छपे स्त्री चेहरों के मूछें बना देना और मर्द चेहरों के बिंदी आदि लगा देना। गाने उलट भाषा में गाना, गा आया निया लावा, गा आया कपदी रगैब सेके रपनेवा लजहरे यहाँ। एक लगभग निरर्थक सा फिकरा बात बात में कहना, वैसे मैं जान जो क्या नहीं सकती, जानबूझकर नहीं जानती। गोठ में जो निर्धन परिवार रहता है उसके बच्चों का उल्टा सीधा श्रृंगार करना, उन्हें तरह तरह के मुंह बनाकर हंसाना, अपने को अपने आप गुदगुदी देना। नायिका अल्हड़ सदा की है, किंतु अल्हड़पन में बेतुकेपन का यह जो सम्मिश्रण हुआ है वह विचारणीय है। आठवां इंद्राज। नायिका सभी परिचित चीजों को भी इस तरह देखती है, कभी कभी मानो अपरिचित हो। देखकर हैं ये क्या, ऐसा कुछ बुदबुदाती रहती है। इसकी प्रेरणा उसे डीडी की उन चार विचित्र पंक्तियों से मिली है। फूल को मैं देखता हूं, फूल मुझको देखता है, फूल का मैं देवता हूं, फूल मेरा देवता है। जब मैं देखती हूं ना फूल को, तितली को,
पेड़ को, बादल को, तो जिसका नाम ले उसको। जब मैं देखती हूँ ना, आंखें ऐसे सीढ़ी करके, तब मुझे लगता है हम सब देवी देवता हैं करके। परसों कहा मैं देखती ही रह गई बाबू के चेहरे को, अपनी गर्दन टेढ़ी करके ऐसे, आंखें सीढ़ी करके ऐसे। देवता हुए क्या बाबू मेरे? मैं उनकी देवी ठहरी क्या? बाबू कहने लगे, ऐसे क्या देखती है पगली? मैंने हंसकर कहा, ढूंढ रही मुझ में पागलपन कहां से आया होगा? सामान्य अलौकिक संबंधों एवं असंख्य संज्ञाओं का सहसा स्वीकार और किसी पारलौकिक संबंध और समान संज्ञा का अचरज भरा अनुसंधान क्या प्रेम के प्रभाव में होता है? इसकी दार्शनिक स्तर पर विवेचना अभीष्ट है। हरि कथा की तरह नायिका की यह सूची भी अनंत है, किंतु मैं समझता हूं कि नायिका के मूल प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतने इंदिराज पर्याप्त होंगे। हम तमाम ऐसे अन्यान्य तथ्यों की उपेक्षा कर सकते हैं जिन्हें शास्त्री जी जासूस पिता के रूप में इधर रेखांकित करते रहे हैं। नायक से पत्र व्यवहार बंद करा दिए जाने पर और नायिका द्वारा नायक का कहीं कोई उल्लेख न किए जाने से अन्य स्वजन भले ही आश्वस्त हों, शास्त्री जी आशंकित हैं बराबर। नहीं, यह नहीं कि उन्हें संदेह है कि चोरी छिपे पुत्री उस डीडी से कोई संपर्क बनाए हुए है। ऐसा वह कर नहीं सकती, लेकिन यही आंखों के सामने वह जो कुछ कर रही है वही कुशंका पैदा कर रहा है मन में। यह कैसे हुआ कि सहसा इस मैत्रेय में पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार भली बनने की आकांक्षा इतनी प्रचंडता से जाग उठी? क्यों वह घर का कामकाज सीख रही है ध्यान से? क्यों वह अपनी मां के पास बैठकर मानस पारायण सुनती है? क्यों गोपाल सहस्त्र नाम उसे अच्छा लगने लगा है अब? क्यों मेरे पास आकर बहुत मनोयोग से पाठ्य पुस्तकें पढ़ती है? क्यों सहसा इसकी जिज्ञासा जाग उठी है? क्यों यह कुछ बनना चाहती है अब? संगीत में रुचि तो पहले भी थी, कंठ भी मधुर पाया है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत सीखने का उत्साह कहां से और क्यों? क्या यह मैत्रेय हमारे मानकों के अनुसार अच्छी और किसी अन्य के मानकों के अनुसार योग्य बनना चाह रही है कि हमसे कह सके, देखो मैं सब तरह से अच्छी हूं, एक ही बात गड़बड़ करना चाहती हूं, करने दो। और जिसके योग्य बनना चाहती है उसे जतला देना चाहती है कि मैं भी तेरी तरह कलाकार हूं। मैं शास्त्री जी की आशंका को निराधार नहीं मानता, लेकिन किसी के योग्य बनने के यत्न में भी आधार खोजना अनावश्यक प्रतीत होता है मुझे। नायिका अपने योग्य बनने का मंत्र जब नायक को दे चुकी है, तब मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखता कि कहूं वह स्वयं किसी के योग्य बनने के लिए यत्नशील है। नायिका किसी भी हीन भावना, किसी भी अभाव बोध से ग्रस्त नहीं जो मैं सोचूं कि वह नायिका की तरह किसी के योग्य बनने की भावना को प्यार की संज्ञा दे सकती है। बेबी ने तो नायिका पद के लिए कोई आवेदन किया नहीं था। इसे नायिका बनाया है डीडी की प्यास ने, स्वजनों की वर्जना ने, और बनाया है तो भुगते। क्योंकि बेबी के लिए प्यार किसी और की चुनौती से नहीं, अपनी ही अस्मिता की चुनौती से उपजता है। क्योंकि जहां समाप्त होने को होती है न इंद्राज की वह अनंत सूची, वहां खड़ी होती है नायिका किसी भी कैसे भी दर्पण के नहीं, स्वयं अपने समक्ष, और कहती है बारी बारी अपना एक एक अंग छू छू कर, अभिमंत्रित कर कि देखो यह मेरा यह है, यह मेरा यह है और मेरा यह यही यही होना क्या प्यार का लक्षण नहीं है? दुर्मत दुस्साहस से पूछती है, क्या मेरा होना ही प्यार में होना नहीं है? विचारणीय होता है यह दुस्साहस भी, यदि विचारातीत न होता। तो मित्रों, ये था कसब का पृष्ठ संख्या 145 से 153 तक का सफर। यहां पर एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। हम जल्द ही फिर से आएंगे पृष्ठ संख्या 153 के आगे की कहानी सुनाने। तब तक
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।